नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड 2022 में आए हुए कक्षा 10 के हिंदी पेपर को हल किया जाएगा, जिसके आधार पर आप आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकें। तो पेपर का पहला पेज आपके सामने, अनुक्रमांक, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिख देंगे, यहाँ नाम लिख देंगे अपना, यह है विषय कोड, यह है संकेतांक, जिसे आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। जो कॉपी एग्जाम में आपको मिलेगी वो रोल नंबर लिखना होगा शब्दों अंकों में। उसी के नीचे एक आयताकार खाना रहेगा, उसमें आपको इसको लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना है। अब देखिए 2022 हिंदी, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 और नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न प्रारंभ होता है, पहला क निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 1 नंबर का है, तो यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से केवल एक ही सही है जिसे आपको लिखना है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। तो इसमें सही कथन ये चौथा है आपके सामने, ये चौथा कथन सही है, बाकी 3 कथन क्या है, गलत है। तो इसमें गलत क्या है, इसको मैं सही करके बता देता हूँ। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह नहीं है, किंतु है तब क्या, यह आलोचनात्मक अंशों का संग्रह है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास और मलिक मोहम्मद जैसी के कृतियों का आलोचनात्मक संग्रह है। अब यहाँ पर है दूसरा, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये गलत है। तो सही क्या है इसमें, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है, ये क्या है, कहानी है। याद रखिए क्या है, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध कहानी है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, नहीं, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना जो है उसमें साहित्य, शिक्षा और संस्कृति है। यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना की बात करेंगे तो उसमें साहित्य, शिक्षा और संस्कृति है, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति है। अब चलते हैं अगले पेज। पहला क ख, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पर एक कृति की रचनाकार, ये 4 कृतियाँ दी गई हैं, एक के हमें रचनाकार, लेखक का हमें नाम लिखना है। ठलुआ क्लब, भूले बिसरे चित्र, आहुति, निर्मला। तो हम बताते हैं ठलुआ क्लब के लेखक हैं बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। एक ही लिखना, आप एक लिख देंगे हो जाएगा, लेकिन हम चारों को बता रहे हैं आपको। भूले बिसरे गीत, यह निबंध, याद रखिए ठलुआ क्लब क्या है, निबंध है। भूले बिसरे गीत, भगवती चरण वर्मा, ये उपन्यास है। क्या है, भगवती चरण वर्मा, याद रखिएगा। आहुति, तो आहुति इलाचंद जोशी, आहुति के रचनाकार है इलाचंद्र जोशी हैं। निर्मला, यह आप अच्छी तरह जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद का क्या है, उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद। और यह क्या है, आहुति कहानी है। भूले बिसरे चित्र क्या है, उपन्यास है, इसको हमने बता दिया कि ये निबंध है। और ये क्या है, निर्मला उपन्यास है। अब देखिए आत्मकथा विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए, यानी ऐसी रचना का नाम हमें लिखना है जो आत्मकथा हो। तो इसमें रचना आप लिख सकते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। जानते हैं
ये आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। और इसके लेखक जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी। कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित है? कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित है? तो यह जीवनी है। इसकी विधा क्या है? जीवनी है। इसकी विधा क्या है? जीवनी है। और इसके लेखक कौन है? लेखक भी हम बता देते हैं, आप केवल जीवनी लिखना है। जैसे इसमें क्या भूलूं क्या याद करूं लिखना था, और रचनाकार का नहीं नाम लिखना था। हरिवंश राय बच्चन हमने बता दिया। कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित है? जीवनी गद्य विधा पर आधारित है। और इसके लेखक का नाम हम बता देते, अमृत राय। क्या नाम है? अमृत राय। अब अगला है सारी। कलम का सिपाही किसकी जीवनी? ये भी कभी पूछ सकता है। तो कलम का सिपाही जिसे अमृत राय ने लिखा है, ये जीवनी है मुंशी प्रेमचंद जी का। ये जीवनी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी का। अब अगला प्रश्न है अंग, जो भी 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का। निराला की साहित्य साधना के लेखक का नाम। निराला की साहित्य साधना, तो इसके लेखक जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। यदि हम इसमें विधा की बात करेंगे तो ये भी एक जीवनी है। ये क्या है? एक जीवनी है। अब बात आती है, अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। द्विवेदी युग के किसी एक कवि का, तो आप लिख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। अब लिखा है भारतेंदु युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतेंदु युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का है, तो हम बताते हैं विशेषताएं। देश प्रेम की भावना। भारतेंदु युग की जो रचनाएं थी उसमें देश, पहला लिख सकते हैं देश प्रेम की भावना। उसमें क्या थी? देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत रचनाएं थी। और दूसरा लिख सकते हैं आप सामाजिक चेतना का विकास। ये इनकी भारतेंदु युग की जो रचनाएं थी उसकी दूसरी विशेषता में आप लिख सकते हैं सामाजिक चेतना का विकास। सामाजिक चेतना का विकास। अब अगला प्रश्न है प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखें। यहाँ 2 प्रमुख विशेषताओं को हमें लिखना है। किसकी? प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं हमें लिखनी है। तो इसकी है सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। पहली विशेषता लिख सकते हैं सामाजिक रूढ़ियों के प्रति, सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। और दूसरा में लिख सकते हैं जो विशेषताओं में है, इस काल की जो कविताएं हैं उसमें सामाजिक रूढ़ियों के प्रति बहुत कुछ लिखा गया है। और दूसरा आप लिख सकते हैं बौद्धिकता की प्रधानता, यानी बुद्धि की प्रधानता। आधा है बौद्धिकता की प्रधानता। तो ये 2 विशेषताएं हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर, तीसरे पेज संख्या 3। तीसरा प्रश्न, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश दिए गए हैं और 6 नंबर का है। पहला करिए या तो दूसरा, उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए उसका उत्तर लिखना। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और इसी प्रकार आपको उत्तर देना होगा। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ आपको लिखना है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है उनका अर्थ लिखना है, यानी व्याख्या करना है। हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। ये उत्तर यदि तीनों का देंगे तो 6 नंबर आपको प्राप्त होगा। या तो अगला करिए अगले पेज पर। तीसरा का ख, ये गद्यांश दिया गया है और इसके नीचे जो उत्तर है ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये इसके उत्तर
उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो पहले में था उसी प्रकार का है जो क में था। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है? तो ये 6 नंबर का है। क करिए या तो ख करिए। अब चलते हैं अगले पेज यानी 5वें पेज पर। तो देखिए 5वां पेज आपके सामने ये है। 5वें पेज पर चौथा प्रश्न जो आपके सामने है ये है, निम्नांकित पदांशों में से किसी एक पदांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। वहाँ गद्यांश था, यहाँ क्या है? पदांश है और ये भी 6 नंबर का है। तो एक का देना है, 2 है, क और ख 2 है। तो ये गद्यांश आपके सामने है और इसका क्या करना? संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ये पूरा गद्यांश क स्क्रीनशॉट ले सकते। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये ख या तो आप इसका संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। देखिए ख आपके सामने है, ये ख आपके सामने है, इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। अब चलते हैं 6वें पेज पर। 6वें पेज पर 5वां प्रश्न क, 5वां के 2 भाग हैं, क और ख। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 लेखक दिए गए, इनमें उनका जीवन परिचय लिखना, किसी एक रचना का उनके नाम भी लिखना। 3 नंबर का है। इसी प्रकार देखिए ख इसका जो है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यानी 3 कवि हैं, एक का जीवन परिचय देना है, उसकी एक रचना का नाम भी लिख देना है। 3 नंबर का रहेगा। अब देखिए 6वां प्रश्न आपके सामने है। ये 6वां 4 नंबर का है। और निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना गद्यांश का, इसका करना है अथवा इसका करना है। और कितने नंबर का संदर्भ लिखेंगे? 1 नंबर। अनुवाद करेंगे 3 नंबर। अब चलते हैं 7वें पेज पर। तो देखिए 7वें पेज पर आपके सामने है 7वां प्रश्न। क ख 2 भाग हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ याद किए गए कोई एक, यानी जो याद हो आपको, कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में यानी इस पेपर में न आया हो। 2 नंबर का है। ख में क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखे। यानी ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, संस्कृत में उत्तर लिखना है। 2 नंबर का, 2 का। अब देखिए 8वां जो आपके सामने है, करुण रस अथवा हास्य रस की सोदाहरण परिभाषा दीजिए। करुण रस या हास्य रस, यह अथवा ये दोनों में से एक की सोदाहरण यानी उदाहरण के साथ परिभाषा देना है। उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, यह इस अलंकार का, उपमा का, उत्प्रेक्षा या तो इसका या तो इसका, उदाहरण सहित परिभाषा। सोरठा अथवा छंद, सोरठा छंद अथवा रोला छंद, यानी सोरठा छंद अथवा रोला छंद की परिभाषा दीजिए तथा उसका एक उदाहरण दीजिए। यानी एक ही करना, ये करना है अथवा ये करना है। अब देखिए 9वां, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ये उपसर्ग दिए गए हैं, आपको 3 शब्द बनाना है। 3 नंबर का। अब चलते हैं अगले पेज 8वें पर। 9वां का ख, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द लिखिए। 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द लिखना है। 5 दिया गया है, 2 नंबर का है। और 9वां का ग, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 9वां का ग आपके सामने है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह करना कितने नंबर का है? 2 नंबर का। याद रखिए इसी प्रकार के प्रश्न आते। घ देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। 2 नंबर का है, याद रखिए। अब चलते हैं 9वें पेज पर। 9वें पेज पर कैसा प्रश्न है वो आपके सामने है। 9वां का अंग ही इसी पर है। 9वां का अंग क्या करना है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। क्या शब्द दिए? 5, चाहे इसका 2 पर्यायवाची या किसी का 2 पर्यायवाची, 2 का। अब देखिए 10वां का क, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी लिखना है। कितने का है? 2 का, 2 नंबर।
अब ख देखिए, निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप लिखे। निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप लिखिए। फल अथवा मती, नदी अथवा मधु, 2 नंबर का है। अब देखिए ग, क्या है ग, निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का है, 1 का, 3 दिया 1 का। अब चलते हैं 10वें पेज पर। 10वें पेज पर 10वां का घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 वाक्य दिए हैं, 2 वाक्यों को करना है, 2 नंबर का होगा। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब देखिए 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। याद रखिए 6 नंबर का निबंध है, 5 दिया गया है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, देशाटन से लाभ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विज्ञान से लाभ और हानि। देशाटन में घूमने में लाभ, ये है, 6 नंबर का है, निबंध है, ऐसे है। अब देखिए 12वां प्रश्न, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दे। यानी जो खंड काव्य आपके सर जी, टीचर जी, शिक्षक जी ने पढ़ाया, जो पढ़ाया है, क्योंकि हर जगह अलग अलग पढ़ाया जाता है, हर जिलों में, तो याद रखिए जो आपके यहाँ पढ़ाया गया है उसी का आपको उत्तर देना है। तुमुल खंड काव्य के आधार पर, ये है, तुमुल के आधार पर है। अब चलते हैं अगले पेज 11 पर। पेज 11 वही खंड काव्य वाला ही है, जो कि कितने नंबर का था, 3 नंबर का, 12 का ही, 12 का ख। अब देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ख, ग, घ। अब अगला है अंग और च। अंग और च, जो पढ़ाया गया हो आपको, जो आपके सर जी ने पढ़ाया है, उसी का आपको लिखना है। अब चलते हैं अंतिम पेज 12 पर। 12वां का छ, जय सुभाष खंड काव्य, और ज 3 नंबर का है, जो आपको पढ़ाया गया है उसी को करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार।